एक्सिस में इंडिया और टुडे चाणक्य के पोल में भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान। अब तक आए 10 एग्जिट पोल में से 9 में बीजेपी की सरकार, केवल एक पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा बड़ा निशाना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा, कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। पीएम मोदी ने शायरी के जरिए कांग्रेस पर बोला हमला। राज्यसभा में खड़गे के बयान के जवाब में सुनाई मशहूर कवि नीरज की कविता। कहा, नीरज ने कांग्रेस के लिए लिखा था, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। जयपुर के दुदू इलाके में भीषण सड़क हादसा। दुदू के पास नेशनल हाईवे पर बस और कार की टक्कर में 8 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार कार का टायर फटने से दर्दनाक हादसा। अमेरिका से भारतीयों की वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। कहा, नई नहीं है वापसी की प्रक्रिया, पहले भी डिपोर्ट किए गए हैं लोग। अमेरिका का अपने नियमों के हिसाब से एक्शन। यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने धांधली का आरोप लगाकर कफन का कपड़ा देने की कही बात। चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार। का संविधान को बचाने की बात करने वाले ही बोल रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर हमला। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर उठाए सवाल। कहा, हर जगह कांग्रेस की हार के बाद नेतृत्व पर करना होगा लगातार हम लोगों को विचार। बांग्लादेश में फिर बवाल। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर दूसरी बार प्रदर्शनकारी छात्रों का हमला। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। इस साल अलग अंदाज में परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी के साथ अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां भी होंगी शामिल। सदगुरु, मैरी कॉम, दीपिका पादुकोण भी जुड़ेंगी इस कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज 2000 हादसे का शिकार। हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना ने दिए घटना की जांच के आदेश। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कई मुसलमान वोट देते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। कोई 100% मुस्लिम थोड़ी बीजेपी के खिलाफ देते हैं। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। और देखिए, रात के 8 बज रहे हैं। एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। 2 और नए एग्जिट पोल आ गए हैं। बड़ी खबर यह है, 2 और नए एग्जिट पोल। और साहब, इन 2 नए एग्जिट पोल ने भी बीजेपी की सरकार बना दी है। ये बड़ी खबर है। अब तक क्या हो चुका है? अच्छा, ये एक्सिस माई इंडिया के पोल में भी कांग्रेस को 0 सीट है। यहां पर भी बीजेपी को जो है 45-50। अच्छा, टुडे चाणक्य ने तो बीजेपी को 51 हाफ सेंचुरी लगा दिया। साहब, बहुत बड़ी खबर है। टुडे चाणक्य में बीजेपी 51 अभी क्या है 8, मतलब 4 गुना 5 गुना 6 गुना। कितनी सीटें? 8 सीटें अभी हैं। 51 सीटें। कांग्रेस 0, एक्सिस माई इंडिया। चाणक्य, टुडे चाणक्य के पोल में बीजेपी 51, आम आदमी पार्टी 19। अच्छा, 2। अब कुल मिलाकर कितने हो चुके हैं? अब हो चुके हैं 10 एग्जिट पोल। और 10 में से 9 में बीजेपी की सरकार। अब कुछ बहुत बड़ा हो जाए, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हो जाए, पूरी तरह से स्थिति उलट जाए, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 10 में से 9 एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। एक्सिस माई इंडिया बीजेपी 50, आम आदमी पार्टी 20, कांग्रेस साफ। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है साहब। ये एक्सिस माई इंडिया, मैं नहीं कह रहा हूं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत, मतलब ये तो बीजेपी ने भी, अब ये कन्वर्ट होता है देखिए, अभी नहीं पता। ये एग्जिट पोल है साहब। और हरियाणा और जो है महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद एग्जिट पोल भी सवाल उठते हैं साहब, उठना लाजमी है। लेकिन इसकी भी एक स्टडी है और इसमें भी क्रेडिबल एजेंसीज के जरिए सर्वे किए गए हैं। इसलिए इसको पूरी तरह से खारिज नहीं, कम से कम एक ट्रेंड पता लग रहा है कि हां, दिल्ली में नेक एंड नेक फाइट तो अभी एक कंफर्म है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी बात, जो भी जीतेगा स्पष्ट जनादेश से जीतेगा। ये हम 2 बातें कम से कम जो है वो कह सकते हैं। जो भी जीतेगा स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट होगा। आम आदमी पार्टी जैसा दावा कर रही है वो बनाई तो पूरी खंडित जनादेश, त्रिशंकु विधानसभा,
मैं एक आंकड़ा सुन रहा था, पिछले 15 सालों में 90 से ज्यादा चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, लोकसभा के, उसमें 4 से 5 में त्रिशंकु विधानसभा बनी है, खंडित जनादेश। इसलिए दिल्ली में खंडित जनादेश की उम्मीद जो है वो बहुत कम है। इसलिए सबसे पहले बात आज दिल्ली की करते हैं। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। कई मुसलमान वोट देते हैं, ऐसा थोड़ी है भाई। कोई 100% मुस्लिम थोड़ी बीजेपी के खिलाफ देते हैं। हुड़दंग जो लोग मचाते हैं वो इस बात का प्रमाण देते हैं, इस बात का प्रतीक होता है कि उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है। एक आध दो अगर इधर उधर देगा, इसका ये मतलब नहीं है कि समाज किसी तरफ जा रहा है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को, ये दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। देखिए, अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। देखिए सीधी सी बात समझ लीजिए साहब, करीब करीब सभी एग्जिट पोल ने ये साफ कर दिया है, करीब करीब सभी। अभी एक बचा, एक में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन साफ कर दिया स्पष्ट कि दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार बनने वाली है एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट एग्जैक्ट होगा ये गारंटी तो मैं भी नहीं ले रहा, क्या पता सब कुछ पलट जाए साहब। लेकिन दिल्ली को 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिल सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से। मैं बार बार रिपीट करूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलट हो सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से, क्योंकि 13, 15, 20 तो एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा फैक्टर होती है साहब। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल का दावा है साहब कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी को 51 सीटें, 50 से ज्यादा सीटों का अनुमान है, और कांग्रेस समेत अन्य 0 से लेकर 3 सीटें जीत सकते हैं। यह नया एग्जिट पोल है। एक्सिस में इंडिया का भी एक एग्जिट पोल आ गया, वो भी जान लीजिए। बीजेपी 45 से 55 मतलब सारे एग्जिट पोल में लगभग 35 तो मिनिमम दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है 36। आम आदमी पार्टी को यहां 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, 19 वाली ये टुडे चाणक्य का 15 से 20, और कांग्रेस को 1 सीट यहां पर दे दी गई है। इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल में सबसे बड़ा चौंकाने वाला दावा अब सुनिएगा जो बताऊंगा, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। सर्वे एजेंसी मैट्रीज के सर्वे बताते हैं साहब, एक एजेंसी के, कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोटरों का रुझान बीजेपी की तरफ पहले से ज्यादा हुआ है। कुछ नंबर्स है मैं आपको दूंगा। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली के इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को मैट्रीज के मुताबिक 67। इंटरेस्टिंग देखिए, बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान। हेडलाइन खबर यही है, बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम मत मिलने का अनुमान। मतलब जो कहा जा रहा था कि मुस्लिम मतों का बंटवारा हो जाएगा 3 तरफ, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM, बीजेपी को तो कोई गिन ही नहीं रहा था। यहां सर्वे में बीजेपी को 11%, तो वहीं कांग्रेस को 9% मुस्लिम वोट का अनुमान जताया गया। सर्वे के आंकड़े कितने सही है, ये 8 तारीख को नतीजों के दिन पता चल जाएगा। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, क्योंकि उनका बयान हम चलाने की सोच रहे थे, लेकिन अब लाइव प्रकट हो गए हैं। रशीदी जी बहुत बहुत स्वागत। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से, शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत। और घनेंद्र जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। घनेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन एक बड़ी खबर एक और मुझे मिल रही है कि 15 करोड़ में खरीद का आरोप अच्छा संजय सिंह ने लगा दिया है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि 7 विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। यह बड़ी खबर है साहब। कल 8 तारीख को नतीजे आने हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, 7 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ का ऑफर, विधायकों को कॉल रिकॉर्ड करने को कहा। संजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने कहा रिकॉर्ड कर लो, कॉल रिकॉर्डिंग कर लो, वीडियो जब मीडिया में दिखाएंगे। रमेश विधूड़ी कह रहे हैं नाम बताओ किसने ऑफर दिया 15 करोड़ का। सुनाइए, एक बार सुना सकते हैं अगर हम सुनाइए। ये हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए,
जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने दे सकते। शर्मा जी जीत तो रहे हैं, मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से जीत तो रहे हैं, 35, 40, 45, 50 कहाँ पहुंच रहे हैं। क्या ये सब की क्या जरूरत पड़गी साहब आप लोगों को? मतलब ये बैकअप प्लान है। अगर मैं संजय सिंह की बात को सही मानूं, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, फिर क्या 15-15 करोड़ 7-7 विधायक, क्या जरूरत है शर्मा जी? अमन जी, आपको याद होगा पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने न जाने दर्जनों बार इस तरह के आरोप लगाए। अभी 2 साल पहले भी आप सुन रहे थे जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, यही संजय सिंह इसी तरह की बयानबाजी कर रहे थे, आतिशी इसी तरह की बयानबाजी कर रही थी। और अभी आपको जानकारी होगा कि 4-5 दिन पहले ही हाई कोर्ट से फिर आतिशी को नोटिस मिली है। हमारे एक नेता ने केस किया था, मानहानि का दावा किया था और कहा था कि इसकी बताएं, जब आतिशी ने कहा था कि हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, तो उस पर कोर्ट गए थे। उसको इन लोगों ने एक स्पेशल जज के माध्यम से कैंसिल कराया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने नोटिस देके उनसे जवाब मांगा है। तो ये इनकी फितरत है। तो कोई विधायक और संपर्क नहीं है ना आप आज एक लोगों बात के? मैं जरूर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक आपके संपर्क में नहीं, मैं आपको कोई जरूरत ही नहीं है सर किसी बात की। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पे आज वो आएंगे बहुत तब भी नहीं important लेंगे। कह रहा हूं। अमन जी इसको याद रहे। ना मैं बता रहा हूं आपको। अमन जी मैं एक बात कह रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ। जिस ढंग से उद्धव ठाकरे की पार्टी को संजय राउत ने सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया और इस स्थिति पे ला दिया है, केजरीवाल की पार्टी को यह संजय सिंह इसी तरह से सत्यानाश करके छोड़ेंगे। जब जब संजय सिंह कोई बयान देते हैं, मैं आपको बता दूं 3 से 4 हजार वोट आम आदमी पार्टी के कट जाते हैं, क्योंकि एक झूठे बयानों के कारण से ही ये संजय सिंह के ऊपर मैं पर्टिकुलर आपको बोल रहा हूं। और आप देखिएगा कि 8 तारीख के परिणाम आने के बाद केजरीवाल के घर यदि जिस तरह से लड़ाई झगड़े होंगे इनकी पार्टी में, तो वो तो छोड़ दीजिए, आशुतोष को कैसे भगाया गया, कुमार विश्वास को कैसे बाहर किया गया, बाकी और जिनके नेताओं को कैसे भगाया गया, इससे भी ज्यादा बुरी गति इस आम आदमी पार्टी के होने जा रही है। और ये संजय सिंह इसको सत्यानाश करेगा केजरीवाल की पार्टी को। अगर आज लिख के इससे तो शायद और नुकसान नहीं होगा कि बाकी सोचेंगे हमें तो आया नहीं और कहीं फूट पड़ जाए पार्टी में, और ये अगर चीजें हुई भी हैं तो इससे और नुकसान नहीं हो सकता शायद। या अगर आपके पास कोई सबूत हो, जैसा रमेश बुद्धू किसने फोन किया, कॉल रिकॉर्डिंग कुछ है आपके पास अगर? घनेंद्र जी देखिए अमन जी, पहली बात तो जितने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल बीजेपी को मुबारक, और जो सही मायने में एक्चुअल में हमारी सरकार बन रही है। क्योंकि हर बार एग्जिट पोल जितने भी होते हैं ना, ये आम आदमी पार्टी को कम मांगते हैं। और क्यों एग्जिट पोल किस तरीके से बनते हैं आपने देखा, आपने देखा नहीं, तब आप सहर्ष स्वीकार कर रहे थे शानदार एग्जिट पोल। मैं कह रहा हूं किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं दिखाया था कि 70 में से 67 सीटें आ रही है। किसी एग्जिट पोल ने ये नहीं दिखाया था कि 70 में से सरकार बनाई थी ना, किसी ने नहीं दिखाया। 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी ना, 67 ने, बस 60 से ज्यादा नहीं दिखाई थी। तब आप कह रहे थे बढ़िया बढ़िया एग्जिट पोल। अच्छा अमन मैं कह रहा हूं किसी एग्जिट पोल ने 70 में से 62 नहीं दिखाई, किसी ने 70 में से 67 नहीं दिखाई। लेकिन जब वोट खुले, जब काउंटिंग हुई, तो तब 70 में से 67, 70 में से 62 बनी। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं इसलिए आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, हम घर घर गए, हम गली गली गए, हम मोहल्ले मोहल्ले गए। पिछले 6 महीने से लगातार हम कैंपेन कर रहे थे, और कैंपेन के अंदर दिल्ली के लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को हमें 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना है, दिल्ली में फिर से केजरीवाल की सरकार लानी। उसका कारण क्या था कि दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था काम करने वाली पार्टी का, जो दिल्ली के लोगों के काम कर रही है। दूसरी पार्टी वो थी जो गाली गलौज करी थी, जो गुंडागर्दी करी थी। गाली गलौज और गुंडागर्दी वाली पार्टी को दिल्ली के लोगों ने हरा दिया। पड़ गया, चुनाव प्रचार खत्म, शोर खत्म, उसको आगे बढ़ते हैं। आज 15 करोड़ किसने, एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, किसने फोन किया, उसका जवाब किसको फोन किया, उसका जवाब दे रहा हूं। या फोन करने वाले का नाम या जिसको फोन आया उसका नाम? अमन जी, ये यमुना में जहर वाला नहीं चलेगा, फैक्ट बताइएगा सर। अमन जी, बीजेपी ने पहली बार ये नहीं करा। बीजेपी की हिस्ट्री देश जानता है। अरुणाचल से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, कर्नाटक से लेके बीजेपी ने विधायक खरीद फरोख्त करी है। पूरा देश जानता है, पूरा देश विटनेस है, पूरा देश गवाह है, सारे मीडिया चैनल गवाह है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो संजय सिंह ने कहा है, आप टाइम आने दीजिए,
सबकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा, रिकॉर्डिंग मत दिखाइए मेरे को धनेंद्र जी, बीजेपी मैं आपके साथ को एक्सपोज करेंगे, एक एक एजेंट को एक्सपोज करेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है धनेंद्र जी, मैं कह रहा हूं प्रभु, आप मुझे रिकॉर्डिंग मत दिखाइए, उसको संभाल के रखिए। नेम दी एमएलए किसको फोन आया? एक मैं कह रहा हूं कि 7 एमएलए को जो संजय सिंह नेम दी एमएलए, एक का नाम 7 का नाम मैं बता रहा हूं, सुन तो लो। 7 कैंडिडेट्स को फोन आया, एक का नाम, आप समय आने दीजिए, आज समय नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोज करिए ना इन लोगों को। सबसे पहले अमन चोपड़ा के शो में वो विधायक भी आएंगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भारतीय जनता अच्छा ठीक है, मत बताइए, चलिए मत बताइए, ठीक है धनेंद्र जी, ठीक है मत बताइए, भारतीय जनता पार्टी विधायक का नाम मत बताइए, पहले खरीद फरोख्त में लग गई, मत बताइए, हम एक्सपोज करेंगे इनको। विधायक का नाम मत बताइए, देश जानता है, मत बताइए, जिसने किया उसका नाम। मैं कह तो रहा हूं, आने दो ये तमाम वो अरे ये क्या बात हुई फिर? अमन सुन तो आप किसने किया, कब किया, क्यों किया, किसको किया, आप बताएंगे नहीं धनेंद्र जी? देश में कौन विधायक खरीदता है? बीजेपी में विधायकों की खरीद फरोख्त का काम किसके पास है? अच्छा, कौन पैसे देता? सब जानते हैं, देश जानता है कि कौन विधायक खरीदता है, पैसे कहां से आते हैं, लालच कहां से आता है, प्रलोभन कौन देता, सब जानते हैं। जिन्होंने मध्य प्रदेश में खरीदे वही लोग हैं, जिन्होंने कर्नाटक में खरीदे जिन्होंने उत्तराखंड में, शर्मा जी, जिन्होंने अरुणाचल में खरीदे वही लोग हैं, ये सब वही लोग हैं, सब जानते हैं। बताइए शर्मा जी, कह रहे हैं आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का है, ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं धनेंद्र जी। बताइए शर्मा जी, उसके बाद साजिद रशीदी भी है। अमन जी, मैं आपसे, हाँ बोलिए मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने रिसर्च टीम को, इंटरव्यू इस कार्यक्रम में भी 1 घंटे का है, आप अपने रिसर्च टीम को एक बार कहिए कि ये इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी ने कितनी बार लगाया है। क्या 6 में 8 महीने पहले इस तरह का आरोप आतिशी ने नहीं लगाया? क्या इसके पहले मनोज सिंह, संजय सिंह ने नहीं किया? क्या इसके पहले केजरीवाल इस तरह का बयान नहीं दे चुके हैं और यही कहते रहे कि हम पूरा रिपोर्ट ला रहे हैं, हमारे पास नाम है, हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है? 10 साल में एक बार भी नाम बताया है किसी का? एक बार भी किसी का नाम बताया कि कौन इसका विधायक बिकने वाला है? कौन विधायक बिक रहा है? ये विधायकों को, चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को घोड़ा समझ रखे हैं क्या? क्या समझ रखा है इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को? ठीक है, ये खुद उनका अपमान कर रहे हैं और केवल हार की हताशा जो दिख रही है, जो ये उससे न्यूज को भटकाने के लिए कि चर्चा बदल जाए, ये अगर झूठ बोल रहे हैं के शर्मा जी, मैं सवाल पूछता हूं आपसे फिर, अगर एक मिनट रशीदी जी आऊंगा मैं, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मुझे बोल कर जाइए 8 तारीख के बाद कोई इनका विधायक पाला नहीं बदलेगा, और बदलेगा भी तो आप लेंगे नहीं। क्यों? नहीं अमन जी, सिंपल सी बात है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पाला बदलवाने की किसी की? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, हमको क्या जरूरत पड़ी है? तो इनका विधायक पाला तो नहीं बदलेगा, वरना लगेगा ये सही कह रहे थे। आ रहा हूं, एक मिनट पूरे बोलने दीजिए। नहीं, ये इनका विधायक कहां जाएगा, किसके बाल नोचेगा वो जाने। मैं तो आज कह रहा हूं कि ये केजरीवाल की पार्टी 8 तारीख के बाद बचने की स्थिति में नहीं है, ये आपस में मारपीट करेंगे। जैसे आपको याद होगा वो सारी घटनाएं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। आशुतोष के साथ क्या हुआ, कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, योगेंद्र यादव के साथ क्या किया इन लोगों ने, ये सारे तो सबके सामने है ना अमन जी। वैसे एक फैक्ट ये भी है धनेंद्र जी, अभी जब शर्मा जी ने बोला तो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि पिछले साल फरवरी में भी एग्जैक्ट इसी तरह था, फिगर थोड़ी ज्यादा थी, इसी तरह के आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल जी ने। क्राइम ब्रांच ने जांच की थी, सबूत मांगे थे, और मेरी रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि आज तक वो सबूत नहीं दिए गए। अमन जी हाँ, आप ही के पास आ रहा हूं। अमन, मैं और आपको डर है, नोटिस है, उस पर नोटिस आ चुका है सर, अच्छा, कोर्ट से, हाई कोर्ट से। साजिद रशीद, अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए धनेंद्र जी, आपको भरोसा नहीं अपने विधायकों पर? अमन मैं फिर क्या है, भरोसा ही नहीं है? मैं क्या कह रहा हूं, अपने विधायकों पर भरोसा है? हमारा विधायक तो आज तक तोड़ नहीं पाया, हमारे तो नहीं टूट रहा ना फिर? सुन तो लो अमन, प्लीज प्लीज। क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में विधायक तोड़े? क्या ये सच ने बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक तोड़े? क्या ये सच नहीं है बीजेपी ने उत्तराखंड में तोड़े? कोई तथ्य नहीं है, बीजेपी ने कर्नाटक, कोई तथ्य नहीं है। क्या ये अरे झूठे चोर, कि एमसीडी में तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है? ये सच नहीं है
कोई तथ्य नहीं है। चोर, घोटालेबाज, जेल में जमानती, ये सब देश ने देखा है। जेल से जमानत पे रिहा है तुम्हारा। ये चोरों आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जेल के अंदर घूम के आया। क्या बात कर रहे हो? की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है। हमें जमानतियों की जरूरत नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से हमें ये बेल वालों की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के तोड़े, गणेंद्र जी सवाल सुनिए, कांग्रेस के तोड़े, आप तो कट्टर ईमानदार है ना, आसान थोड़ी ना कट्टर ईमानदार को खरीदना। सवाल तो सुनते नहीं है आप। मैं कह रहा हूं आप तो कट्टर ईमानदार है प्रभु, आपको खरीदना तो आसान है नहीं, तो फिर क्यों नहीं भरोसा? आए जितनी कॉलें आए, एक विधायक नहीं जाएगा आम आदमी पार्टी का। नहीं ज्ञानेंद्र भाई अमन, जी सर, पिछले 13 साल में आम आदमी पार्टी का एक विधायक छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए। अभी 12 पार्षद इन्होंने हमारे पता है कौन से शामिल करे, जिनको डराया धमकाया कि तुम्हारी सीडी बनानी, अभी 7 पूर्व विधायकों ने इस्तीफा दिया। अरे वो जिनकी टिकट काट दी, कैसे इस्तीफा देके गए? अभी 7 पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ी, अभी इस्तीफा देके गए। टिकट कटी थे। हाँ, उनकी बैड परफॉर्मेंस थी, टिकट कितने लोगों ने टिकट काट दी? नहीं, उससे पहले गहलोत छोड़ के गए ना। वो सारा कूड़ा इन्होंने गहलोत छोड़ के गए, सारा इनके कूड़ा मंत्री ले गए थे। बीजेपी वाले। इनके अरे मंत्री भैया थे ना कूड़ा गहलोत। करकट जितना भी है वो सारा इकट्ठा करो पूरे देश का। ये गलत कूड़ा है। इकट्ठा करने ये का गहलोत जी को कूड़ा करकट कहना, ले गए। नहीं ये गहलोत जी को कूड़ा करकट कहना, वो छोड़कर गए अरे ना। सारे कूड़े थे। वो एक और थे, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिन्होंने एंटी हिंदू शपथ दिलाई थी। जो केजरीवाल क्या के नाम साथ था उनका? गद्दारी करेगा वो सारे कूड़ा है। वो भी छोड़कर वो गए सारे हैं। विधायक कूड़ा है, वो सारे पार्षद कूड़ा है। जो केजरीवाल के साथ गद्दारी करेगा वो सारे कूड़ा है। सारा कूड़ा इनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी सर, वाले ऐसे नहीं सारा लिखिए। कूड़ा ले जाओ। ये गलत है। ये कल को गणेंद्र जी अगर आपके विचार बदले, आप पलटे, तो आपका बयान वायरल होगा कि आप कूड़ा करकट कह रहे थे। अरे हम इसलिए तो, ये नहीं कहना चाहिए। हमारी तो सांस में, हमारे खून में, हमारे ब्लड में केजरीवाल है। हमारे ब्लड के अंदर चलता केजरीवाल, हमारे डीएनए है। अच्छा, ये ठीक है, बीजेपी साजिद वालों का रशीदी, काम है, हमें नहीं तोड़ पाएंगे। हम तो डंके की चोट पे कह रहे कि बीजेपी के खिलाफ जितनी तेजी से आज बोल रहे हैं उतनी तेजी से तुम्हारे डीएनए में केजरीवाल है, तेजी से परसों तुम्हारे डीएनए में केजरीवाल है। अरे 12 साल पहले पार्टी बनी है, कहां से डीएनए आपने माँ बाप को याद कर ले भाई। हम नहीं डरने वाले, हम तो सर पे कफन बांध के निकले हैं। अच्छा सर, शर्मा जी, 12 साल पहले केजरीवाल आया है। अच्छा, कफन 12 साल पहले केजरीवाल आया है। अरे राजेंद्र पाल गौतम, मैं वो नाम आ गया नाम आ गया, वो राजेंद्र पाल तुम्हारा गौतम। डीएनए किसका है? राजेंद्र पाल गौतम, ये एनकाउंटर कराने का राजेंद्र पाल गौतम ने भी छोड़ी ना पार्टी, तो उनको मतलब ये कूड़ा करकट वगैरह मैं गहलोत जी को उनको गलत है, सीनियर मिनिस्टर रहे हैं वो सारे कूड़ा करकट। चलिए आप एक मिनट, रशीदी जी आपका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, शायद हर कोई सुनना चाहेगा। आपने कहा एक डर फैलाया जाता है, तो वो डर की दुकान पर एक तरीके से क्या आपने कहा आपने बीजेपी को वोट दिया साहब, तो क्या वो डर उससे खत्म हो जाएगा और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को मुस्लिम वोट, जो मैट्रिक्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या शिफ्ट है, कुछ चेंज है, क्या बदलाव है, आप देख रहे हैं? रशीदी जी देखिए, मैं पहले ज्ञानेंद्र जी का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा जो केजरीवाल के साथ गद्दारी करेगा वो कूड़ा करकट है, और केजरीवाल जिसके साथ गद्दारी करे वो क्या है? केजरीवाल। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनके साथ गद्दारी करे तो कूड़ा है, और वो जिसके साथ गद्दारी करें वो क्या है? ताहिर हुसैन जो इनका पार्षद था, दिल्ली दंगों में उसका नाम क्या आ गया, आप उसके घर तक नहीं गए, उनके बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा, आपने उसको कोई लीगल एड तक नहीं दी। आज वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको टिकट दिया, आपको भी तो टिकट देना चाहिए। बेचारा कौन? सुन लीजिए मेरी बात। मैं नहीं सुनूंगा मेरी बात। बेचारा कौन? रशीदी? अरे सुनिए भाई, वो रशीदी जी दूसरी तरफ मत ले जाइए डिबेट। अरे मैं लेके जाऊंगा प्रभु। दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता। ये ताहिर हुसैन बेचारा है आपके लिए। आज डिबेट, आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बेचारा आपके लिए। अब अगर वही करना चाहते हो तो वही, तो मैं पूछूंगा प्रभु, आप अगर कहेंगे बेचारा ताहिर को, वही करना चाहते हो तो वही, दंगे का आरोपी बेचारा, मैंने जो आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का आरोपी बेचारा, आपने दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोग, 50 क्या 56 लोग, नहीं तू तड़ाक पर मत उतरिए सर, इसलिए टॉपिक पर रहिए। ताहिर हुसैन बेचारा, मैं इसीलिए आना नहीं चाहता आपके प्रोग्राम में। ताहिर हुसैन बेचारा, अरे मर्जी से आया ना, मैंने प्रोग्राम करते हो। ताहिर हुसैन बेचारा, सुन लो मेरे भाई, सुन लो शांति के साथ, ये उस पर प्रोग्राम नहीं है, मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको कम से कम जो इनका पार्षद था उसकी खबर लेनी चाहिए थी। अगर वो गलत भी था तब भी उसको लीगल एड तो देते, वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है लीगल एड देना। दूसरी बात, मुसलमान क्या किया? मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया आपको। केजरीवाल ने सीलमपुर में कोई सभा नहीं की, केजरीवाल ने जामा मस्जिद पर कोई सभा नहीं की, लाल कुएं पर कोई सभा नहीं की, बल्ली मारान में कोई सभा नहीं की, ओखला में कोई सभा नहीं की, तमाम मुस्लिम इलाकों को निगलेक्ट कर दिया।
आपने मुसलमानों को अछूत बना के छोड़ दिया। अब केजरीवाल को क्या कहेंगे आप, जो मुसलमान भर भर के आपको वोट दे रहा है, आप उसके पास जाना नहीं चाहते क्योंकि हिंदू वोट छिड़क जाएगा आपका। जो काम कांग्रेस कर रही है, जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो, तो आपको क्या कहेंगे फिर हम? हमें आपने अछूत बना के छोड़ दिया। मैंने जो वोट बीजेपी पार्टी को किया है उसका मकसद सुनिए क्या है, आप समझेंगे उस बात को, और ये सत्य है। तमाम विपक्ष पार्टियों ने मुसलमानों को एक टैग दे दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। ठीक, मैंने वोट देकर तमाम लोगों के सामने ये स्पष्ट करने का काम किया है कि मुसलमान सिर्फ हराने के लिए काम नहीं करता, मुसलमान जिताने के लिए भी काम करता है, मुसलमान जिताने के लिए भी वोट देता है। और बीजेपी हमारे लिए अछूत थोड़ा ही है। तमाम सियासी पार्टियां, ऐसी पार्टी हमारे लिए कांग्रेस है, ऐसी समाजवादी, ऐसी बीजेपी, हम उसको अछूत क्यों समझें? तो जो डराया जाता है कि डर बीजेपी मैं उसी पर आ रहा हूं। तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमान को इतना डरा दिया, आज मुसलमान इस डर में जी रहा है कि अगर मैंने बीजेपी को वोट कर दिया तो मेरी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, मैं टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा और हमारा वोट राइट छिन जाएगा। ये तक कह दिया इन लोगों ने कि तुम्हारा वोट राइट। एक बात बताइए आप, जब तक देश में संविधान है, कोई किसी का वोटिंग राइट छीन सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं छीन सकता। बिल्कुल। या जो पार्टी सत्ता में है, क्या मुसलमानों के मोहब्बत में आके जो मेरा अधिकार है संविधान में उससे ज्यादा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती, ना ज्यादा दे सकती, ना हमारा अधिकार छीन सकती। तो मुसलमान किस डर में, मुसलमान क्यों डर में जिए? मुसलमान सीना चौड़ा करके आज के बाद में। एक सवाल, एक मिनट, जो मैंने जो आप नहीं तो कांग्रेस ऑप्शन था, कांग्रेस नहीं तो AIMIM था, कांग्रेस छोड़कर, AIMIM छोड़कर, आप बीजेपी को ही वोट क्यों? एक आखिरी सवाल जल्दी। देखिए, कांग्रेस को भी दे सकते हैं। मैं वही बता रहा हूं। हाँ। इन विपक्षी तमाम पार्टियों ने, कांग्रेस, समाजवादी और आम आदमी पार्टी, हाँ। इन्होंने ही तो डराया मुसलमानों को, और हम इन्हीं की गोद में दोबारा बैठ जाएं जाकर। ये तो कोई बात नहीं हुई, इन्होंने ही तो डराया है, इन्हीं के डर में तो मुसलमान जी रहा है। चक्षु कब खुले, आंखें कब खुली? बात आंखें खुलने की नहीं है, बात आंखें खुलने की नहीं, बात यह है कि मैं अपनी कौम को, अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, जो मेरा मैसेज पहुंच गया। आज के बाद में मेरी पार्टी, मेरा समाज अगर किसी को वोट करेगा तो पहले तय करेगा बैठकर हमें क्या दोगे, तब हम आपको वोट देंगे। बिल्कुल ठीक, कोई वोट बैंक थोड़ी ना है साहब, बिल्कुल जितना हक आपका है उतना हमका है, सबका है, सब एक है ना, वही बात है जो एक सेफ। आप पहले, आप घनेंद्र जी आप बोल लीजिए, उसके बाद के शर्मा कमेंट में जल्दी से आपका ले लूंगा। घनेंद्र जी, आपने सुना साजिद रशीदी को, और एक ट्रेंड दिखा है साहब, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को एक सर्वे के हिसाब से मुस्लिम वोट मिले हैं प्रभु, एक ट्रेंड दिखा है। अमन जी प्लीज। हमने दिल्ली में 10 साल सरकार चलाई, हमने दिल्ली के अंदर जितनी वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, हमने कभी रिलीजियन पे, कास्ट पे, हमने कभी कोई क्राइटेरिया रखा। अगर दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री थी तो वो जीके की कोठी में रहने वाले की भी थी और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की भी थी। अगर 20 लीटर पानी फ्री था, सबके लिए फ्री था। अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, सबके लिए करी। अगर स्कूल अच्छे करे, सबके लिए थे। अस्पताल अच्छे करे, सबके लिए थे। फ्री इलाज सबके लिए था, फ्री दवाई सबके लिए, सब कुछ सबके लिए था। हमारी सरकार ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, अरविंद केजरीवाल ने अपना परिवार मान के काम करा है। हमने सब लोग को, हर जाति, हर धर्म, सरकार बना रहे हैं, हर समुदाय, मुझे आगे बढ़ना, सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने सरकार बन रही है, परिवार का सदस्य, सरकार बन रही है, सरकार 500% बन रही है, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही है। ये तो केजरीवाल जी ने भी दावा किया। अच्छा 10 सेकंड रशीदी जी आप बोले, फिर मैं एक कमेंट जल्दी से के शर्मा बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने, वो कह रहे हैं हमने कभी फर्क ही नहीं किया, 200 यूनिट बिजली, 20,000 लीटर, हमने कभी फर्क नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर कहता हूं, संवैधानिक अधिकार में कोई भी सरकार फर्क कर ही नहीं सकती है। उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है कि मुसलमान को अलग दे दे, हिंदू को अलग दे दे। दूसरी बात, इन्होंने कहा बिजली की बात कही, मैं जब इनकी सरकार थी उससे पहले हमारा जो बिल आता था वो 2224 घंटे एसी चलाने के बाद आता था। अब वही बिल हमारा 4500-4600 का आता है। क्यों आता है भाई? नहीं, वो तो कैसे हो गया? यूनिट को पार हो गया तो बिल आएगा। नहीं, कैसे हो गया ये 2200 की जगह? चलिए अब उस पर अब तो वोट पड़ गया, अब तो वोट पड़ गया। वो रशीदी जी का सवाल है, वो 8 तारीख को जवाब मिलेगा। हो सकता है कई लोग, ठीक है, को दे रहे हैं, फलां को दे रहे हैं, वो फ्रीबीज के चक्कर में। एक कमेंट जल्दी से के शर्मा जी आपका, बस लास्ट जल्दी से, बिल्कुल ठीक बात। के शर्मा जी एक कमेंट आपका जल्दी से। वो कह रहे हैं पिछली बार से ज्यादा सीटें 8 तारीख को सरप्राइज वेट कर रहा है आप लोगों के लिए। देखिए, यदि अमन जी पिछली बार से क्या उतनी सीटें भी आ रही होती इनकी, तो इस तरह की नाटक नौटंकी झूठ की बातें नहीं करते। अभी संजय सिंह जो बयान कर रहे हैं, कल से जो मैं केजरीवाल जो ईवीएम के ऊपर जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे अंतिम प्रेस उन्होंने चुनाव आयोग के अगेंस्ट ईवीएम को लेके किया।
सबसे पहला प्रेस उन्होंने चुनाव आयोग के फर्जी वोटर लिस्ट पर किया। वो की हमसे तो कभी लड़े ही नहीं चुनाव, वो तो सारे मुद्दे उनकी जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयुक्त, इन्हीं के अगेंस्ट लड़ रहे थे। शुक्रिया शर्मा जी, रशीदी जी आपका, गणेंद्र जी आपका। लेकिन उधर अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय जो हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरों के साथ आए, उसको लेकर कैसे संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। अब बात इसकी। Process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. Unfortunate that the External Affairs Minister did not stand up for universal human rights. मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के, बेड़ियाँ पहना के भेजा जाए? और ट्रंप ने कोई गलती नहीं की। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? वो मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। इलीगल माइग्रेशन को आप अपराधियों की तरह लेके आएंगे? हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? माइग्रेशन होना ये कोई क्राइम नहीं है। ट्रंप को इंडिया आने नहीं देना चाहिए, ट्रंप को माफी मांगना चाहिए। साहब देखिए, थोड़ी कड़वी है लेकिन सीधी सी बात है, बिना लाग लपेट, बिना घुमाए। घुसपैठ तो गलत है साहब, मतलब घुसपैठ तो गलत है ना। घुसपैठ को तो किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे भारतीय जो है बिना कागज के इस तरह से दूसरे देश में घुसपैठ करे। मतलब अगर आप बिना कागज, अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर उस देश में घुसेंगे, उस देश की मर्जी के खिलाफ रहेंगे, कानूनों को तोड़कर, तो वो तो गलत है साहब। घुसपैठ तो घुसपैठ है। मतलब सोचिए ना, भारत खुद दुनिया में घुसपैठ का तीसरा सबसे पीड़ित देश है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए देश के संसाधन लूट खा रहे हैं। भारत में खुद घुसपैठ से मतलब एक विश्व युद्ध तरह का चल रहा है। घुसपैठ से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। CAA, NRC के जरिए अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की तैयारियां, कोशिशें हो रही है ना। घुसपैठ तो घुसपैठ है। हाँ, एक फर्क हो जाता है इसमें, भारत में घुसपैठियों को बेचारा बताकर पाला पोसा जाता है, वोट बैंक के चक्कर में उनके कागज तक तैयार हो जाते हैं। शायद अमेरिका में ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप अवैध अप्रवासियों, घुसपैठियों को वापस उनके देश डिपोर्ट कर रहा है। और जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत लौटे हैं, क्या वो देश के लिए, क्या वो शर्मिंदगी की वजह नहीं है? बदनामी, हाँ ये जरूर कहा जा सकता है। मैं फिर से कहूंगा, ये गलत है, ये गलत है। ये जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार हुआ, अमेरिका ने 104 हमारे भारतीयों को डिपोर्ट किया, वो भी गलत है। और ये मतलब पैरों में, हाथ में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें, ये बात भारत सरकार भी कह रही है कि ये इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो। ये भारत सरकार भी इस बात को लेकर गंभीर है। तरीका गलत है, लेकिन सच ये भी है ना कि देश हित को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घुसपैठियों को निकालना, वो तो उस देश की पॉलिसी हो सकती है। नेशनल सिक्योरिटी, नेशन फर्स्ट। हम भी घुसपैठियों को निकालेंगे, कोई घर मतलब धर्मशाला थोड़ी ना होता है। गैर कानूनी तरीके से भारत भी शायद यही करता, लेकिन ऐसा नहीं करता भारत। पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ी, ये गलत है। मतलब कोई आपके घर में बिन बुलाए कानून तोड़कर आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे यहाँ निकालेंगे। तो जिस तरह आपका घर धर्मशाला नहीं है, उसी तरह से आपका देश भी कोई धर्मशाला तो है नहीं। घुसपैठ के खिलाफ तो भारत है ना। मतलब जिन्होंने कानून तोड़ा, घुसपैठ की, भारत की बदनामी कराई, अमेरिका ने उन्हें वापस भेज दिया। तरीका गलत है। बल्कि इन सब की तो ये भी हो रहा है कि जांच भी होनी चाहिए साहब, बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, गहन छानबीन होनी चाहिए।
दरअसल क्या हुआ है, खबर सुनिए। जो तस्वीर है, कल अमेरिका ने क्या किया, गैर कानूनी तरीके से, ढंग से घुसे, घुसपैठ करके घुसे, डंकी रूट से घुसे 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया अमृतसर, वतन वापस इलीगल तरीके से, इलीगल इमिग्रेशन वहां रह रहे थे। ये वीडियो भी जारी किया। ये सवाल है कि ये वीडियो जारी करके अमेरिका क्या दिखाना चाह रहा था कि पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ी, ये क्या मतलब था, पैरों में बेड़ियां। उनको डिपोर्ट करने से ज्यादा उनके डिपोर्ट करने के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है, जो कि सही भी है। मतलब जिस तरह से इन 104 लोगों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें पहनाकर भारत डिपोर्ट किया गया, उस पर बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस ने कहा कि हमारे नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। भारतीयों के डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में पूरे दिन हंगामा रहा। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाए, मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह से अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीय हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरों के साथ भारत डिपोर्ट किए गए हैं, वो गलत है। इस मुद्दे को लेकर आज संसद में भी हंगामा हुआ। अमेरिका में चोरी छिपे, गैर कानूनी तरीके से वहां का कानून तोड़कर बॉर्डर पार करने वालों, दूसरे देशों की संप्रभुता का अपमान करने वाले लोगों के लिए आज संसद में हथकड़ी बांधकर प्रदर्शन हुआ। विपक्ष के इस प्रदर्शन में कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, राहुल जी थे, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव। इस प्रदर्शनों में कई सांसदों ने हाथ में हथकड़ी पहनी हुई थी। देखिए, अवैध भारतीय प्रवासियों को निकालने के मुद्दे पर हुए संसद प्रदर्शन में संसद में तख्तियां, नारे लिखे गए थे कि हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेगा अपमान, और वो इंसान है कैदी नहीं। ठीक, और सुनिए इसके अलावा क्या हुआ। आज कांग्रेस के नेताओं ने भी हथकड़ी पहनकर भारतीयों को डिपोर्ट करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, हाथों में हथकड़ी। मोदी सरकार को घेरने का सुनहरा मौका था। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने अमेरिका से निकाले 104 भारतीयों को लेने के लिए विशेष विमान क्यों नहीं भेजा। साहब, घुसपैठ करी उन लोगों ने, देश का कानून तोड़ा था। मतलब इन लोगों की वजह से तो देश की बदनामी, शर्मिंदगी हुई ना। ये तो फैक्ट्स है ना। घुसपैठ तो गलत है ना, गैर कानूनी तरीके से। अच्छा, कुछ अन्य लोगों ने कहा साहब कि मोदी ट्रंप की दोस्ती का फिर क्या हुआ, भारत की विश्व गुरु वाली छवि का क्या हुआ। विश्व गुरु दूसरे देश में घुसपैठ को जस्टिफाई थोड़ी ना करेगा। तरीका गलत हो सकता है, उस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। हैरानी की बात यह कि अमेरिका से निकाले गए 104 लोगों के अमृतसर में उतारे जाने को पंजाब का भी अपमान बताया जा रहा है कि पंजाब क्यों लैंड करा दिया। इन 104 लोगों को कल अमृतसर में अमेरिकी सेना के विशेष विमान से उतारा गया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि अमेरिका का सैन्य विमान अमृतसर ही क्यों उतरा। साहब, अमृतसर देश में ही है ना, अमृतसर भी तो भारत का हिस्सा है प्रभु। क्या मतलब अमृतसर क्यों उतरा, ये क्या तर्क। जबकि निकाले गए भारतीयों में सबसे ज्यादा हरियाणा और गुजरात के हैं। हरियाणा के 33 कितने हैं सुनिए, पंजाब 30, हरियाणा 33, कुल 104 डिपोर्ट कर दिया गया। इसके बाद पंजाब के 30 निवासी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3, चंडीगढ़ के 2 लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुस गए थे। घुसपैठ डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में 79 पुरुष हैं, 25 जो है महिलाएं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऐसा पंजाब की छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। यानी अवैध प्रवासियों के लिए संसद में प्रदर्शन करने वाले विपक्ष को इस बात की भी दिक्कत है कि अमेरिका का सैन्य विमान अमृतसर ही क्यों उतरा, किसी और जगह क्यों नहीं गया। इसे पंजाब के सम्मान पर ठेस पहुंची है। घुसपैठ से ठेस नहीं पहुंची, यहां क्यों पहुंच गया विमान। इनके लिए तो प्रदर्शन भी हो रहा है। पंजाब में 104 लोगों के लैंड का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी तरफदारी कर रही थी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो बेचारे तो रोजगार की तलाश में विदेश गए थे, अब ये तो डंकी या गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से जाने को जस्टिफाई ठहराना है। साहब, भारत की वो पॉलिसी नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं क्योंकि भारत सरकार उन्हें नौकरी नहीं दे पाई, वो क्या करते, इसलिए गैर कानूनी तरीके से अवैध घुसपैठिया बन के वहां रह रहे थे, चोरी छिपे। सवाल ये है कि जो लोग खुद मान रहे हैं कि विदेश जाने के लिए उन्होंने 25 से 50 लाख रुपए खर्च किए, एक जगह बताया जा रहा है एक रिपोर्ट 40-40 लाख रुपए गवा दिए लोगों ने वहां जाकर बसने के लिए। डंकी, क्या उन्हें बेरोजगारों की श्रेणी में रखना चाहिए? 40-50 लाख जिसके पास हैं,
इस मुद्दों को लेकर भारत ने बहुत ही सजीव प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है भारत ने, विदेश मंत्री ने क्या कहा है और क्या क्या बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर आए हैं, मैं आपको वो सुना देता हूं, सुनिए। 104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. To encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. लेकिन साहब ये हमको मानना पड़ेगा, समझना होगा कि जिस तरह घुसपैठ समस्या भारत के लिए है वो अमेरिका के लिए भी है। अवैध घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई का जितना हक भारत को है उतना ही अमेरिका को भी है, लेकिन बेड़ियां नहीं, ये नहीं चलेगा। हाँ, उसके तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन हमें यह बात भी जाननी चाहिए कि अमेरिका ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं कर रहा है। इसको समझिए, ऐसा ट्रंप के शासन में भी हुआ था पिछले, और बाइडन के शासन में भी हो चुका है। तब नहीं कोई आया था शोर मचाने, बाइडन के खिलाफ थोड़ी ना, बाइडन ओबामा के शासन में भी हो चुका है। 2010 में देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब 2010 में 799 अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। ये देखिए सारी फिगर्स है हमारे पास। 2010 799, इसके बाद 2011-12, 2013 में भी ऐसी कार्रवाई हुई। देखिए आप, 15 में 708, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2024 में 1368 घुसपैठियों को निकाला गया। पहली बार नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका डिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि करीब 7 लाख भारतीय ऐसे हैं जो संदेह के दायरे में हैं और 18,000 की पहचान हो चुकी है। पहला लॉट जो उसको वापस भारत भेजा जा चुका है। जिस तरीके से भेजा गया उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां की स्थिति सीरिया से भी बदतर हो गई है। চিহ্ন আমরা রাখবো না। আবু জাহেলের বাড়িতে আমরা জানি, আবু জাহেলের বাড়িতে পাবলিক টয়লেট করেছে শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রথম বাকশাল শেখ মুজিবের বাড়িও পাবলিক টয়লেট হবে। সাধারণ মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের মুখে কোনো ট্রেনিং ছাড়া অস্ত্র ছাড়া ফেলে দিয়ে ব্যাংক ডাকাতি লুটতরাজ করে তারা কলকাতায় গিয়ে মজমস্তি করেছে, তারা আবার ভারতে পালিয়ে গেছে। অতএব তারা কখনো বাংলাদেশকে ওন করে না। देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से स्थिति बेकाबू, बद से बदतर हो गई है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बांग्लादेश में कल रात जो तस्वीरें सामने आई उससे एक बार फिर यह साबित हो गया साहब कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी, ये देखिए आप, महिलाओं से किस तरह की बदतमीजी वहां पर हो रही है। कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ये महिला सिर्फ इस बात का विरोध कर रही थी कि इसका घर ना तोड़ा जाए, घर ना जलाया जाए। इन्हीं कट्टरपंथियों ने, आप हैरान हो जाएंगे, कल बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने वाले, बांग्लादेश बनाने वाले बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग लगा दी। ये देखिए आप, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनाने वाले, उनके घर को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से उन्हें रोकने की शायद उतनी कोशिश नहीं की गई। कट्टरपंथियों ने, आप तस्वीरें देखिए, कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के संस्थापक, बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के घर की एक एक ईंट उखाड़ दी। बुलडोजर, ये देखिए आप, बुलडोजर लेकर वहां पर लाया गया। उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, घर को तोड़ दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये देखिए आप, ये सबसे खौफनाक और सबसे दर्दनाक तस्वीरें हैं। बांग्लादेश, जिसने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश का संस्थापक, उसके घर पर बुलडोजर। ये बात की तस्वीर है। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के घर पर जुटे कट्टरपंथी चिल्ला कर कह रहे थे कि वो बांग्लादेश से शेख हसीना
और उनके परिवार की एक एक निशानी मिटा देंगे। ये देखिए, आप सुना सकते हैं, फिर सुनाइए इसको। लेकिन वहां मौजूद पुलिस और सेना के जवान उन्हें रोकने की बजाय हंस रहे थे। स्थानीय अधिकारी कह रहे थे कि जश्न मनाओ। कहा जा रहा साहब कि बांग्लादेश में कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मोहम्मद यूनुस के इशारे पर हो रहा है, और बांग्लादेश के निर्वासित पूर्व पीएम शेख हसीना का सीधा आरोप है कि पिछले साल 5 अगस्त को उनकी सरकार के तख्ता पलट के पीछे मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस थे। कल रात बंगबंधु संग्रहालय पर हमला शेख हसीना की एक ऑनलाइन स्पीच के दौरान हुआ, लेकिन शेख हसीना की स्पीच से पहले ही यह तय किया जा चुका था कि जिस वक्त शेख हसीना अपना भाषण देंगी उसी वक्त उनके पिता के घर यानी कि बंगबंधु संग्रहालय पर हमला किया गया। सड़कों पर कट्टरपंथी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला, आगजनी, तोड़फोड़, बुलडोजर। कल बुधवार को बंगबंधु संग्रहालय पर भीड़ का जो हमला हुआ उसका ऐलान घंटों पहले सोशल मीडिया पर किया जा चुका था। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम के संगठन के संयोजक ने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की थी, जिसके बाद ये हमला हुआ। आरोप सीधे सीधे मोहम्मद यूनुस पर।